बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से। सबसे पहले जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहने वाला है। जी, तो मौसम की सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त हमारे रिपोर्टर कोमल बाहर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है और आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की है महकमा मौसमियात ने। जी कोमल, कहिएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो चिलचिलाती धूप के बायस सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी हो गई है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 84% और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और आज दिन भर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी रहेगी, जबकि हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना था कि सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी रहेगी, जिसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार भी रह सकता है और सर्द भी हो सकता है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 हो गई है, जबकि इसके मुताबिक इलाके जैसे फाल्कन एरिया है, मॉडल टाउन है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ हो गया, जबकि कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया और गुलबर्ग का एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़्यादा हो गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए सो मच। कोमल हमारे साथ मौजूद थी। बाहर का मौसम कैसा है और सबसे हैरान कुन चीज़ जो अभी कोमल ने बताई, और कल भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आलूदा तरीन शहरों में शामिल होता जा रहा है, बल्कि शहर लाहौर को आलूदा तरीन शहरों में सबसे पहला नंबर बार बार जो है शहर का आ रहा है। तो इस पर क्या कहा जा सकता है, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से आबोहवा को साफ़ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर कुछ कर रहे होते तो आपके सामने ही सूरत हाल होती। खैर, इस वक्त मौसम आपने जान लिया, पूरा दिन का टेम्परेचर आपके साथ हम शेयर कर देते हैं जी कि आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा आपके सामने है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह 9 बजे टेम्परेचर आप देख सकते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। विंड स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और ह्यूमिडिटी 84% रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद जी 12 बजे मौसम कैसा रहेगा आप देख सकते हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी जो है आप देख सकते हैं कम हो चुकी है, 48% रिकॉर्ड की जाएगी। 3 बजे का मौसम कैसा होगा जी आपके सामने है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं जी 43% रिकॉर्ड की जाएगी। 6 बजे जैसे जैसे शाम होती है हम देखते हैं सर्दी की शिद्दत कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। आजकल तो मौसम बहुत अच्छा है, तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर रहेगा मौसम और विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और 64% रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद आ जाए जी 9 बजे मौसम कैसा रहेगा। रात 9 बजे का टेम्परेचर आपके सामने है, क्लियर होगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी होगी 67%। तो ये है जी आज दिन भर का मौसम आपसे हमने शेयर कर दिया। मौसम कैसा रहेगा आज, शहर के हालात पे नजर डाल लेते हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर है जी शहर में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू, जनवरी में 31 कत्ल, 300 डकैतियां। पेट्रोल के बाद एलपीजी धमाका, एलपीजी 10 रुपए महंगी, 158 रुपए किलो हो गई। चीनी वैक्सीन की पहली खेप से पंजाब को 70,000 खुराकें मिलेंगी। और अगली खबर है जी तब्दीली आई या नहीं, अवामी सर्वे पर हुकूमती खजाने से 9 करोड़ खर्च करने की तैयारियां। जी, तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, डिटेल में इनको डिस्कस कर लेते हैं। शहर की मजमूई सूरत हाल क्या है, हालात एक बार फिर परेशान कुन है। वही महंगाई, वही जराइम की बिगड़ती सूरत हाल, वही आवाम की परेशानियां। समझ से बाहर है कि आवाम को सुकून कहां पर आएगा, परेशानियां ही परेशानियां हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का बड़ा शुक्र, लेकिन आपकी वही मायूस कुन खबरें जिस तरह से रूटीन में चलती हैं, और मैं समझ रहा था कि शायद कुछ नया होगा,
लेकिन नया अब तो आपने आज तो भी कह कुछ दिया नहीं है कि है। हमारी मायूस कुन खबरें, तो ये खबरें इकट्ठी और करने में आप ऑब्वियसली लोगों का हम ही ही हाथ देते होता हैं, है। शहर अच्छी की खबर भी स्ट्रीट आप लाइट्स कोई दे हो, दिया करें। रिवर रावी के मुतासिर सड़कों पर हो, शहर में ट्रैक्टर मार्च की भरमार हो, ये खबरें भी जाहिर है हम ही देते हैं। और जब आप अदल नहीं करेंगे, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा, गो के तहरीके इंसाफ की हुकूमत है लेकिन इंसाफ नहीं है, किसी भी सतह पर नहीं है। इंसाफ उस वक्त याद आता है जब अपोजिशन में होते हैं। और अगर आपके पास वो क्लिप्स हैं असद उमर साहब के एलपीजी और फ्यूल के हवाले से, तो वो आपको जरूर सुनाने चाहिए ताकि लोगों को याद रहे ये लोगों को हमारे याद है, राव जो साहब, सब कुछ रहनुमा याद है। थे इस वक्त राहजनी का जो किरदार अदा कर रहे हैं, इससे इनको फरार नहीं होने देना। इनको बताना है कि आप कहा करते थे कि 32 रुपए या 46 रुपए तक पेट्रोल, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। और अब क्या हो रहा है, आप बात करते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई क्यों ना बढ़े जब आप हर 15 रोज यानी 2 हफ्ते बाद फ्यूल की प्राइसेस में इजाफा करवाएंगे। मैं इससे और पहले के पहली खबर की तरफ चलती, राव साहब तो हालात से इतने देखिए- परेशान है कि उन्होंने गिन गिन के देखिए सारी खबरें, ये जो मसाइल हैं, ये खल्के खुदा की आवाज है। बिल्कुल। ये हर उसकी आवाज है जिसने बिजली का बिल अदा करना है, जिसने बिजली चोर के लिए ये मसला नहीं है। जो हुकूमती ओहदों पर बैठे हैं, ये उनका मसला नहीं है, ये मसला हर घर का है और हर शहरी का है। और एक मसला शुरू हुआ महंगाई, तो हमने देखा कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। आज की लीड स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू, जनवरी में 31 कत्ल, 300 डकैतियां। शहर लाहौर की हम बात कर रहे हैं, कभी ये बातें की जाती थी शहर कायद के हवाले से कि वहां पर लोग गैर महफूज हैं, राहजनी की वारदातें होती हैं, लेकिन अब तो हैरान कुन बात यह है कि लोग अपने घर की दहलीज में महफूज नहीं है, गली मोहल्लों में महफूज नहीं है, और तो और अगर आप अपने घरों में हैं आप तब भी महफूज नहीं है। राव साहब क्या कहेंगे, एक ही महीने में 31 अफराद का कत्ल हो जाना लम्हा फिक्रिया। देखिए, हम प्रीवियस वीक जब इसी इशू पर बात हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो हमने बड़ा मार्जिन दिया कि सीसीपीओ साहब ने बड़ा क्रैकडाउन किया है और हालात यकसर तब्दील होंगे, हम ये समझते थे। लेकिन माफ कीजिएगा, हम गलती पर थे। हम अपने वो तमाम तर जो अल्फाज हैं वो वापस लेते हैं। और जहाँ पर पंजाबी की मिसाल आपको मैं सुनाता हूँ, तांदनी तानी बिगड़ी है, तो ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब आप अपने आप को ठीक नहीं करना चाहेंगे तो फिर किस तरह से मुमकिन है। आपने जब पुलिस, लाहौर पुलिस का कंट्रोल जब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में होगा कि आपने सियासी मुखालफिन को पकड़ना है, और मैं वो लिस्ट देखकर भी हैरान हुआ जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, उसमें बहुत सारे साबिक चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल्स के, यानी सियासी नुमाइंदे हैं, उसके बावजूद उनके नाम उन फहरिस्तों में शामिल हैं। और जिनके नाम होने चाहिए थे, बहुत सारे लोग जिनका ज़बान ज़द-ए-आम पर नाम होता है, उनका नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है। तो ऐसे मत कहें आप, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। और मेरी इस हवाले से जब इरफान मलिक साहब से बात हुई, चूंकि वो क्राइम की बीट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस फहरिस्त को पुलिस ने ऑन नहीं किया, हर जगह पर वायरल होगी, हर बंदे के घर पे आपने पुलिस ने चढ़ाई कर दी, लोगों को घरों से उठा लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने हालांकि सपोर्ट किया था कि गुंडा नासिर और जराइम पे, आपका कहना ये है कि पुलिस इन कामों पर जो है ज्यादा अपनी तवज्जो रखे हुए है, इस वजह से माजी के मुकाबले में पुलिस ज्यादा पॉलिटिसाइज हुई है, क्योंकि पुलिस डायरेक्शन पर काम कर रही है पीएम हाउस की। पुलिस को लाहौर के मामलात से लेना देना नहीं है। जो डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर किया जाएगा और सियासत को एक साइड पे रखा जाएगा। देखिए, ये अब प्राइम मिनिस्टर साहब की तकारीर आप सुन लें कि पुलिस को पॉलिटिसाइज करने के हवाले से वो क्या कहते थे। तो आज पुलिस उससे ज्यादा सर्विसेज दे रही है पॉलिटिकली, और इलेक्शन, ना सिर्फ बाई इलेक्शन में पुलिस का जो असर रसूख है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि आम तौर पर भी उसके घर पर चढ़ाई करनी है, लो जी पुलिस की 6 रिजर्व कर दें। अब लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो ये अब 1 माह की सिर्फ फिगर है। आप बताएं कि जब 12 माह होंगे तो तब क्या सूरत हाल होगी। 300 अफराद का कत्ल, और उसके बाद जो डकैती की वारदातें हैं, ठीक है, आप ये मार्जिन ना आपकी जान महफूज है, ना आपका आप ये मार्जिन दे देंगे। जो कत्लो गारत की जो इश्यूज होते हैं वो बाज खानदानी दुश्मनियों की वजह से भी होते हैं, लेकिन डकैती के दौरान मर्डर के जो वाकयात हैं
उनको कौन रोकेगा? लेकिन ये 31 के 31 डकैतों को नकेल कौन डालेगा? क्या उसके लिए किसी और मुल्क की पुलिस को बुलाया जाए कि वो आके देखे? क्या उसके लिए आपको क्या वसाइल चाहिए उसके लिए? जब आपको पता है तमाम तर जो जराइम पेशा अफराद हैं, मनशियात फरोश हैं, जो जुए का जिनके अड्डे हैं शहर में, सबका आपको पता है। उसके अलावा राव साहब, ये तो सभी को पता होता है, सब प्लान करके अपने अपने इलाकों में कौन क्या कर रहा है पुलिस को बेहतर तरीके से पता होता है। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये फोर्सेस जो हमें जगह जगह नजर आती हैं गली मोहल्लों में, आपको ये मुझे लगता है ये शो किसिंग के लिए है सारा। ये जिस तरह से ड्राइंग रूम में पड़ी नहीं होती कि मुख्तलिफ नवादरात लोगों ने रखे होते हैं, या इनको तो वैसे डॉल्फिन फोर्स है आपकी, पीरू फोर्स है, आपको जगह जगह पर डॉल्फिन, पीरू और ये मुहाफिज फोर्स, इनके आप वो बनवा के ना इनको बल्कि उधर ही लगाएं, म्यूजियम में लगवा दें कि लोग आके देखें कि हमारे पास ये भी फोर्स है, ये डॉल्फिन फोर्स है, इस पे इतने वसाइल खर्च होते हैं, ये फलां फोर्स है हमारे पास, ये हमारी पंजाब लाहौर पुलिस है, ये ऑपरेशन विंग है, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग है। इनके आप वो इनको फ्रेम करवा दें। किसी भी किस्म की कार्रवाई में आपको कभी नजर नहीं आया कि इनकी जानिब से भी कोई मुस्बत कार्रवाई सामने आई है? डॉल्फिन का कोई मुस्बत किरदार, पीरू फोर्स का कोई मुस्बत किरदार, ये जो जगह जगह पे नाके लगाए जाते हैं, आपको याद है कि जब ये रेड्स का सिलसिला शुरू हुआ था और हम ये समझ रहे थे कि सीसीपीओ साहब ने आके और जो हिकमत अमली अपनाई है उमर शेख के मुकाबले में, ये बेटर पर्सनैलिटी हैं, चीज़ों को समझते हैं, बड़ा जो अपने आप को वायरल भी करवाते हैं जो अपने जज्बाती बयानात से, तो वो जज्बाती बयान मेरा ख्याल है किसी ने सुने नहीं। वो लगता है पुलिस अहलकारों से ज़्यादा वो आम लोगों ने सुन लिए हैं। अब आम लोग क्या करेंगे? घरों के बाहर लोग महफूज नहीं हैं, घरों के अंदर भी महफूज नहीं हैं, डकैती की वारदातें हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और उसके बाद फिर जो मुद्दई का, आपको पता है कि ज्यादातर तो डकैती की FIR शहर में नहीं होती। अगर 100% डकैती की वारदातों की FIR हो तो ये फिगर्स आपको 3 गुना ज्यादा नजर आए। और ये फिगर्स इतने ना हो जितने आज रिपोर्ट हुए में, ये तो वो FIRs हैं, अगर हमारे पास ये वो डेटा है जो पुलिस के पास है, जो FIRs हो गई। आप अभी भी हर थाने में अगर आप बात करें तो 10 से 15 लोग हर रोज आपको इसी तरह से खबर होते हुए नजर आएंगे कि उनके साथ वारदात हुई और उनकी FIR नहीं हुई। हमारे पास आती रहती है। ये जो डेटा है आपके पास, एक और चीज हैरानकुन ये है कि अभी हमने गुज़िश्ता दिनों में शो किया और जिस तरह से शहर में जराइम की सूरत हाल को पुलिस की आला कमान की जानिब से बयान किया जाता है कि बहुत जबरदस्त है। इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में इतना जराइम हो जाना कोई बात ही नहीं रखता। मतलब लोग गैर महफूज हैं, कोई अपने घर के बाहर खड़ा है उसको नहीं पता, कोई अपने दफ्तर जा रहा है उसको नहीं पता कि उसने किस हालत में वापस आना है, उसका जानो माल महफूज है भी या नहीं है। इससे कबल तो ये होता था कि वो CCTV कैमरास इतने ज्यादा नहीं थे, अब तो फुटेज आ जाती है, ज्यादातर केसेस की फुटेज बेतहाशा फुटेजेस आती हैं, लेकिन पता नहीं वो फुटेजेस कहाँ जाती हैं, उनसे क्या नतीजा निकलता है, इसका कोई फायदा अब नहीं रह गया है। लोग ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं मेरे ख्याल से, जो चोर डाकू हैं उनकी प्लानिंग पुलिस से ज्यादा मौसर है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो हमने बात करनी है जी पेट्रोल के बाद LPG धमाका। LPG 10 रुपए महंगी, 158 रुपए किलो हो गई। एक के बाद एक महंगाई, अब क्या होने जाएगा इसके बाद जी? ट्रांसपोर्टर्स आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे, किराए बढ़ाएंगे, आवाम की कोई नहीं सुनेगा। डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पेट्रोल के बाद LPG धमाका, 10 रुपए LPG महंगी हुई है, 158 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। और ये कल हमने प्रिडिक्शन क्या, सभी लोगों को राव साहब पता है पेट्रोल महंगा होगा तो ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कौन रोक सकता है? जब आप फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो फिर LPG वालों को आप कैसे रोक सकते हैं? उनको आप माफिया का नाम देंगे, LPG एसोसिएशन फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स जब लाएंगे तो जब प्राइसेस पीछे से बढ़ी होंगी तो वो आगे से आपको। अच्छा राव साहब, मेरा एक सवाल है, हम हमेशा से ये चीजें डाल देते हैं माफिया पर, हाँ जी, कि माफिया इन्वॉल्व है, ये सबसे आसान काम है, जिस किसी का दिल करता है अपने गले से उतारने, आपने माफिया पे डाल दिया, खुद बरी जिम्मा हो गए। अब ये जो कीमत बढ़ी है ये भी माफिया ने बढ़ाई है कि माफिया इसके बाद आएगा? तो फिर फ्यूल की किसने बढ़ाई है? वो भी माफिया ने बढ़ाई है, वो एक्चुअली माफिया है, सीरियसली। ये माफिया हम खेलते रहेंगे और ये सिलसिला इसी तरह। अब देखिए जो घरेलू सिलेंडर है वो 1863 रुपये का होगा, 122 रुपये उसमें इजाफा हुआ। फिर उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 7100 से बढ़ जाएगा।
तो अगर इनको कोई पूछने वाला हो, अगर इंसाफ हो, ये कहा करते थे कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो मुआशरा नहीं चल सकता, तो क्या इनसे बंदा अगर पूछे कि क्या आज इंसाफ है, किसी स्टेज पर बता दें, के नाम पर आने वाले इंसाफ किसी स्टेज पर आप बता दें कि ये इंसाफ है। अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी आप इसरार कर देते हैं कि मेरी तनख्वाह मेरा गुजारा नहीं होता, तो क्या आपको उस गरीब आदमी का ख्याल नहीं है जिसके पास तो रोजगार भी नहीं है? लाखों लोग बेरोजगार हुए जिसके पास रोजगार भी नहीं है। इससे जो अगली स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे मेरे ज़हन में एक उस हवाले से काफी चीजें जो आ रही थी। अब अंदाजा लगाएं कि वसाइल का बेदरेग जो इस्तेमाल है वो इस हुकूमत में भी जो है वो जारी है। हम यहीं से सिलसिला आगे जोड़ते हैं। मुझे माफिया जो है वो हर जगह हमें मुतहरिक नजर आ रहा है। पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। राव साहब, मुझे सिर्फ अब ब्रेक की तरफ जाने का बार बार कहा जा रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये माफिया अब हमें बार बार ऐसे ही मुतहरिक नजर आएगा? ये माफिया जो है वो ऑब्वियसली मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट खुद एक इसी माफिया के ताबे है जो बार बार ये बात की जाती है। अब आप जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट हर चीज पर आएगा, ट्रांसपोर्टेशन पर भी आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ेगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर चीज आपको ऑब्वियसली महंगी मिलेगी। उसका एट द एंड ऑफ द डे जो इम्पैक्ट है वो आम आदमी पे आएगा। तो आम आदमी जब भी ग्रोसरी या कोई चीज खरीदने जाएगा तो वो उसको प्रीवियस वीक के मुकाबले में अगले वीक में रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहले भी कह चुका हूं कि महंगाई आज का इशू नहीं है, महंगाई हमेशा बढ़ी है, लेकिन इस तरह घंटों की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर महंगाई का बढ़ना ये बहुत बड़ा फेलियर है इस गवर्नमेंट का और क्वेश्चन मार्क है इनकी कारकर्दगी पर। क्योंकि ये सिर्फ ये भी गुफ्तगू करते हैं और जब इनसे सवाल होता है तो ये कहते हैं कि हर जगह पर माफिया बैठा है। तो भाई माफिया को पकड़ना किसने है? ये माफिया की माफिया के खिलाफ कार्रवाई नाम किसने करनी है? सभी लोग बरी और जिम्मा हो जाते हैं। राव साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो कोरोना के बार तो जारी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं नजर आती है। इतने अंधेरे में आपको जरा सी रोशनी नजर आना शुरू हुई है। चीनी वैक्सीन पंजाब में आएगी और पंजाब में इसकी जी पहली खेप पहुंचेगी। 70,000 खुराकें मिलेंगी। जैसे कि जाहिद साहब ने कहा है कि जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं सबसे पहले वो इससे इस्तेफादा कर सकेंगे और बिलाशुबा करना भी चाहिए। डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं नजर आना शुरू हो गई है। चीनी वैक्सीन की पहली खेप से पंजाब को 70,000 खुराकें मिलेंगी और पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीरत सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये कहना है, जबकि दूसरी खुराक 21 रोज में आ जाएगी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का ये कहना है। राव साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिलाखिर एक अच्छी खबर और हमें ये सुनने को भी मिली है, देखने को भी मिली है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस साहब ने और उनके हमरा ज़ाहिर है हेल्थ मिनिस्टर भी थी। और ये खुशाइंद बात है कि जो 70,000 डोजेस आ रही हैं उसमें से जो अब प्रायोरिटाइज आपने किया है कि पहले जो 60 अबव वाले लोग हैं उनको पहले लगेगी, तो बिल्कुल ठीक है, लगनी भी चाहिए उनको। और पेशेंट्स का जो आपके पास प्रेशर है, ख़ास तौर पर अगर वेंटिलेटर्स पर कोई पेशेंट्स हैं तो वो भी प्रायोरिटाइज आप करें। अल्लाह करे इसके जो असरात हैं वो अब असरात तो छोड़ दें, मैं थोड़ा सा चीन से इससे कबल सामान आया था ना, जो हिफाजती सामान हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए आया था, आई एम सॉरी टू से, मैं दुआ गो हूं कि वो वाले हालात ना हो, मिसमैनेज ना हो। गो के हर तरफ इनकॉम्पिटेंसी की बहार है हर डिपार्टमेंट में। जहां पर भी आप देखेंगे अच्छे भले काम करने वाले लोगों को जो है वो इन्होंने इस तरफ लगा दिया है। जब पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है तो अल्लाह करे कि ये मामला पॉलिटिसाइज ना हो और इसमें तकसीम का ऑब्वियसली, और जो इसकी जो अब रेशो है वो 200 आज भी जो पेशेंट्स आए और बड़ी अच्छी कल दूसरी लहर में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कैजुअलिटी कोई नहीं हुई। तो अब ये जो नंबर्स हैं ये फ्लक्चुएट करें और अल्लाह करे ये अब डिक्लाइन की तरफ भी आए और डिक्रीज़ हो इसमें फर्दर जो सूरत हाल है। तो बिल्कुल ये एक अच्छी पेशरफ्त है और इसकी तकसीम के हवाले से, इसकी एलोकेशन के हवाले से मुनसिफाना तौर पर काम करने की ज़रूरत है ताकि
ना मामला मिसमैनेज हो और ना ही हेल्थ वर्कर्स की जानिब से इस तरह की आवाज़ आए कि वो आपके फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, उनको आपने पहले जिस तरह से रुसवा किया, उनको एहतजाज करना पड़ा। देखिए कुछ भी आप कहें, लेकिन आपके जो पैरामेडिक स्टाफ है या हेल्थ वर्कर्स हैं, ये एक हालत जंग थी ना ऑब्वियसली कि सभी लोग मैदान में आ गए और आपको नहीं पता कि उसके बाद क्या होने वाला है। ईपीपीज उनको देने के हवाले से बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट देखी, तो अब उम्मीद ये करते हैं कि इस तरह की सूरत हाल नहीं आएगी। बिल्कुल, और इसके लिए हम दुआ गोई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसका हमने ख्याल रखना है, हम जो है ना वो इस तरह के लोग हैं कि हम बड़े इजी हो जाते हैं कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली है, अगर वैक्सीन आ गई है तो कहीं ना कहीं हम एहतियात करना छोड़ देते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, मैंने उनका रवैया ऐसा देखा है कि अच्छा हमने वैक्सीन लेकिन अपने आप एहतियात को तो लगवा ली है, अब हमें ऑब्वियसली जरूरत है। परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है, ये हदीस नबवी भी है। और अगर आप इसी पर अमल पैरा रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ना सिर्फ खुद महफूज रहेंगे, अपने घर वालों को भी महफूज रखेंगे। तो ये एहतियात का दामन आपको हर सूरत में जो है वो ये कायम रखना है ताकि मुश्किल हालात दोबारा से ना हो। मुश्किल हालात दोबारा से ना हो, क्योंकि कल जिस तरह हमारे पास सिचुएशन थी, अभी जाहिद साहब से भी हमने बड़ी डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की है कि कल कोई हलाकत नहीं हुई थी, जिसपे सभी लोग खुश भी थे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि लग रहा था हालात बेहतर है। लेकिन उसके बाद आज फिर ये खबर आ जाना कि एक ही दिन में 21 अमवात हो गई हैं, तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं परेशान कुन है। कोरोना इज़ वेरी मच देयर। कहीं पर भी आपको जो है वो अपने आप को ये नहीं समझना कि हम महफूज हैं अगर हमने वैक्सीन करा ली है, अगर वैक्सीन आ गई है तो अब ये चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। लाइफस्टाइल अपना आप चेंज करने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि अब आपने इसी तरह जीना है, इसके साथ जीना है, इसके अलावा हल कोई नहीं रह गया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और ख़बर ये है कि तब्दीली आई है या नहीं आई है, ये तो सवाल कोई ना पूछे आई है या नहीं आई है। ऐसी तब्दीली आई है कि बस तब्दीली हो गया सब कुछ। खैर, अवामी सर्वे पर हुकूमती खजाने से 9 करोड़ खर्च करने की तैयारियां की जा रही हैं। जी राव साहब, कहाँ की तैयारी? तब्दीली आ चुकी है। मैंने वही कहना, ऐसी तब्दीली आई है हमारे कि सारा कुछ ही तब्दील हो गया। इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के साबका करप्ट दौर के जो उस वक्त के ओपोजिशन रहनुमा थे और पार्टी के सरबराह थे, वो कहा करते थे कि तब्दीली आ चुकी है। तो आपको क्या मसला है अगर आ चुकी है तो? नहीं, मैंने तो कहा है ऐसी तब्दीली आई है कि कभी ऐसी तब्दीली अच्छा, मैंने देखी नहीं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इन्होंने रखा है कि ये चेक करना है सिर्फ कि ये तब्दीली वाकई आई है कि नहीं आई। इसके लिए 9 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च करेंगे। बाहर निकलने के मेरे ख्याल से ये सर्वे की जरूरत अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, बाजार में जाओ, अपने वुज़रा को भेजो, जाके चेक कर लें तब्दीली आई या नहीं आई। आपको क्या जरूरत है इस पे 9 करोड़ रुपए खर्च करने की? और ये एक और डिकोसला इनका, ये 9 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, ये जाने किसी ना किसी की पॉकेट में है। इसमें से इसका कुछ शेयर ऑब्वियसली जिसने भी ये मशवरा दिया है, इसका जो बेनिफिशरी है वो कोई ना कोई सियासी आदमी होगा, और ये इसलिए ये मशवरा दिया गया। अदरवाइज ये तो बड़ा आसान काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी आप सर्वे कराने पे ही 9 करोड़ हमें दें। आप 90 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमें 9 लाख रुपया दें, आपको एग्जैक्ट सर्वेस, टेलीफोन नंबर्स, लोगों की ओपिनियन, नाम, पता, सब कुछ हम करवा देते हैं। और हमने ये किया भी है माजी में, छोटी छोटी मिसालें हम कायम करते हैं। आपको याद है जो सर्वे हमने जो हलकों का सर्वे किया था, क्या उससे मुख्तलिफ रिजल्ट आए थे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि हम हर घर में गए थे और हर घर में जो शनाख्ती कार्ड देखकर हमने वो बैलेट बॉक्स जो है वो दिया था। इसलिए 2 से 3% का जो मार्जिन था वो उसमें होता है। तो ये बड़ा आसान काम है। अब आप अगर इनको, अल्लाह इनको अक्ल दे और अल्लाह इनको अदल करने की हिम्मत अता करे, इंसाफ वो ज्यादा लोग समझ सकते हैं। इंसाफ करने की तरीके, इंसाफ सिर्फ जमात तक न रहे, अल्लाह इनको इंसाफ की इस्तात भी दे, तो यही 9 करोड़ से 900 खानदानों को आप बरसरे रोजगार कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आप किसी की पॉकेट में डालना चाह रहे हैं, इन्हीं पैसों से आप 900 फैमिलीज को छोटे कारोबार करवा सकते हैं। सर, पैसे जेबों से निकालने की प्लानिंग इन्होंने तो कर रखी है। और ये देखिए, ये तो खजाने को 2-2 हाथों से लूटने की नहीं बल्कि 4-4 हाथों से लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मामे दा पुत्र भी लुट रहा है, चाचे दा पुत्र भी लुट रहा है। तो ये इस तरह की सूरत हम ये देख रहे हैं। तो ये अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत और गैर मुनसिफाना
जो पॉलिसीज़ हैं ये इस पे हैं। तब्दीली अगर आपने चेक करनी तो बड़ा आसान है। इसके लिए आपको प्राइवेट सर्विस भी वैसे चल रहे होते हैं, वो भी मौजूद हैं, वो भी आ रहे होते हैं, कौन कितना पॉपुलर। आप शहर की चंद शाहराएं ले लें, चंद मार्केटें ले लें, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपकी आईबी और आपकी स्पेशल ब्रांच, बिल्कुल वो किस मर्ज की दुआ है, बिल्कुल सही कहा, वो हर चीज पहुंचाते हैं। क्या हो रहा है शहर में, बिल्कुल लोग क्या सोच रहे हैं, किस मौका पर क्या इवेंट है, उसमें क्या गुफ्तगू हुई है, वो तमाम तर चीजें जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनकी टेबल पर जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की टेबल पर भी जाती हैं। उसके बावजूद आपको कोई, उसके बावजूद ये सवाल बनता ही नहीं तब्दीली आई है या नहीं आई है। अगर तुसी पैसे खर्च करना चाहते हो तो असी ताड़ा की बिगाड़ सकते। बिल्कुल सही बात। हम तो ये चाहेंगे, मशवरा आपको देंगे, अगर आपने यही पैसा खर्च करना है तो 900 लाख बनते ही है, बिल्कुल 900 फैमिलीज को आप, 900 खानदानों को आप अगर 1 लाख रुपया दे दें और समझ लें कि सर्वे हो और उसके बाद सर्वे करा ले, शायद उसका कोई फायदा हो जाए। उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आएगा। और ये डिकोसले हैं इस तरह के पैसे खर्च करने के। आज तक आपने बल्दियाती इलेक्शन करवाए नहीं, जो आप समझते थे कि राव साहब ये बड़ी लंबी बहस छिड़ जाएगी, वो करवाना नहीं चाह रहे, वो तो छोड़ ही देना है। हाँ जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का मसला बन चुका है। इंसाफ के लिए दुहाइयां दी जा रही हैं और अभी जब इस पर काम शुरू होगा तो हम देखेंगे किस तरह से मुताहिरीन बाहर सड़कों पर निकल आते हैं। रिवर रावी प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। मुतासिरीन के ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर मुतासिरीन आ गए। शाहदरा चौक घंटों बंद रहा। अभी मुतासिरीन की जानिब से बार बार मुतालिबात सामने रखे जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं। अगर इंसाफ ना मिला तो क्या हालात हो सकते हैं? अच्छा, ये प्रोजेक्ट रिवर रावी फ्रंट प्रोजेक्ट जो है ये मजमूई तौर पर इसके 3 फेसेस हैं। 1,02,000 एकड़ अराजी इनको दरकार है। फेज 1 में 44,000 जो एकड़ अराजी है वो इनको चाहिए और उसमें से हुआ ये है कि फेज 1 को इन्होंने अब तरजीह बुनियादों पे किया। ये 10 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें पहले एक डीपीएसी करवाई गई जिस पर साइन नहीं किए गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जानिब से भी, असिस्टेंट कमिश्नर्स और जो मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी के होते हैं, वो कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। उसमें 2 कैटेगरीज रखी गई थी, एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल, और काफ़ी हद तक वो अफाका कर सकते थे अगर उस प्लान पर आते। लेकिन उसके बाद प्लान चेंज किया गया। आई डोंट नो कि किसने मशवरा दिया कि अब सिर्फ पहले झील और केनाल चैनल के लिए जो आपको अराजी चाहिए वो एक्वायर करें। वो तकरीबन लाहौर और शेखपुरा की मिला के 39,623 कनाल अराजी है और उसका जो रेट लगाया और जिसकी गजटेड कॉपी भी मुहैया नहीं की किसी को, वो रेट बड़ा हैरान कुन हद तक इंतहाई गैर मुनसफाना है। वो रेट है 2 लाख रुपए और 2,30,000 रुपए फी एकड़। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको इतनी अराजी चाहिए और ये मरले में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 1,437 रुपए फी मरला में ये जगह आप हथियाने जा रहे हैं, फी मरला। अब मुझे बताएं कि ये लाहौर शहर के साथ आप नया शहर जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये अरबों रुपए इससे जनरेट होंगे, 12 लाख इससे जो रोजगार के मौके वो पैदा होंगे, पे डाका डाल के और इस तरह की ये है डकैती बनाई तौर पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी जानिब आपने अभी सेक्शन 5A की कार्रवाई चल रही जिस पर आपने एतराजात सुनने हैं। एतराजात सुने बगैर ही रिवर रावी अथॉरिटी ने एक इश्तहार अपनी वेबसाइट पर, अगर आप खोलें, वो भी स्टोरी मैंने दी थी, उसी पर एक इश्तहार भी वेजा कर दिया कि आए बाहर से इन्वेस्टर्स को मदऊ किया गया है कि सैफायर बे है उसका 2,950 एकड़ अराजी है, उसको आप डेवलप करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसकी तमाम तर उसकी जिम्मेदारी उठाएं। 30 लाख रुपए की वो एक पेशकश आप जमा करवाएं जो नाकाबिले वापसी होगा। लेकिन एक मरला भी अभी तक जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है जो कि नए दौर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 125 राव साहब मेरे पास टाइम कम है, मुझे सिर्फ ये बता दें, आप नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं लोगों की आसानी के लिए, नई दुनिया दिखाने के लिए, कुछ नया दिखाने के लिए। रियासत की क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह से अवाम के हुकूक को सल्ब किया जाए और नई चीजें आबाद की जाए? एतजाज हसन साहब की वो नज़म सुनी थी, रियासत होगी माँ के जैसी, याद है आपको? बिल्कुल याद। और उसके पीछे तालियां कौन बजा रहा होता था? प्राइम मिनिस्टर साहब। बिल्कुल, कि रियासत और जमहूर और ये सारी चीजें। और आज कहाँ है रियासत?
आप कह रहे हैं 12 लाख को नौकरियां मिलेंगी, जो 30 लाख को आप डिस्पर्स कर देंगे, जिनका आप रोजगार उजाड़ देंगे, जिनको आप जो आईडीपीज बन जाएंगे आपके, उनका क्या करेंगे आप? जिनके पास, अगर किसी के पास 10 एकड़ है, जितने पैसे आप देना चाह रहे हैं, इतने पैसे में तो उनका एक फसल होता है, और आप उसको रिवर बेड बना के और दरियाबुर्द के नाम से आप उसको ले रहे हैं। दरियाबुर्द तो अब होगी, ये एहतजाज आगे जब आप दीवारें बना देंगे, झील बना देंगे, दरियाबुर्द तो अब हुई। मुझे सिर्फ ये बता दें, मुतालिबात कोई नहीं सुन रहा, बारहा बिल्कुल ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा के साथ इनकी मीटिंग्स हुई जो बेसूद रही। चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया, कोई बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद ये पहला एहतजाज किया गया और अब दोबारा से ये चलें जी, अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुज़ाकरात होते हैं तो ऊंट किस इंडिया के बाद यहाँ पर भी ट्रैक्टर मार्च हमने देखा और वो आपका मुनफरिद अंदाज ये कल ये दावा किया गया है मुजाहिरीन की जानिब से कि हमें अब पीडीएम बनी गाला जाए ना जाए, हम जरूर जाएंगे, ट्रैक्टर्स जरूर जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब ऊंट किस करवट बैठता है, मुज़ाकरात के बाद क्या होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम में। एक बार फिर से हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। महंगाई जो हर रोज़ होती चली जा रही है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, फिर आए दिन आपको पता चलता है जी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। लेकिन जो बेसिक नीड है, जो आपने हर अमीर गरीब ने बराबर चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उसमें पेट्रोल का हम बार बार जिक्र करते हैं। बिजली की कीमतों में जो होशुबा इजाफा होता चला जा रहा है, बल्कि हर महीने आपको यही खबर सुनने को मिल जाती है कि बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, कभी किसी मद में कभी किसी मद में। अब आम आवाम पर ये बोझ क्यों डाला जा रहा है, ये डिटेल्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे जब मौसम सरमा में तो कभी सुना ही नहीं था कि इस तरह से मतवातर बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब अगर इन हालात में हम ये देख रहे हैं कि बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो कब जब गर्मियाँ आएंगी तो हालात क्या होंगे, बिजली मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लोड शेडिंग का सिलसिला अभी से भी हम शिकायत सुन भी रहे हैं कि शुरू हो चुका है, तो आगे की प्लानिंग क्या है, बिजली सस्ती हो भी सकती है या नहीं, मजीद महंगी ही होगी, इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी। सूबाई वज़ीर तवानाई हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? मेहरबानी, आप ठीक हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। नए सेटअप की मुबारकबाद हो जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आगाज कर लेते हैं। कुछ आवाम की शिकायत इतनी ज्यादा है, मैं तो चाहती हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग शो में हम अच्छी अच्छी बातें करें। कुछ आपकी प्लानिंग से आगाज कर लेते हैं, क्या प्लानिंग्स की जा रही हैं, क्यों आवाम के लिए हर जगह हमें परेशानी नजर आ रही है? एक चीज़ समझने की ना बड़ी ज़रूरत है आवाम को भी और ख़ास तौर पर मीडिया के दोस्तों को, कि हमने कोई नया एग्रीमेंट नहीं किया। ये पुराने बैक टू बैक एग्रीमेंट जो साबका हुकूमतें करके गई हैं IPPs के साथ, मेरी अब सुन लीजिएगा, IPPs के साथ, जो RLNG के साथ, ये टोटल उनके एग्रीमेंट्स और ये जो रेट्स बढ़ने हैं ये भी वो तय करके गए हुए हैं। सही। एक एक चीज़ उनकी वो ऑन रिकॉर्ड है, रिटर्न है। हमने जो अभी जो नए पावर प्लांट शुरू किए हैं, मैं आपको बताऊं कि हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ दिया है, जो अभी इंशाल्लाह जून में हमारा ये फंक्शनल हो जाएगा 100 मेगावाट का सोलर वाला लिया में। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ है। अभी जो आपके मेगा हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़ाहिर है एक टाइम लगता है। असल में जहाँ से ख़राबी शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि अर्ली 90s से जब IPPs के साथ ये मुआहदे किए गए थे और उसमें बहुत सारा कमीशन माफिया तब से इन्वॉल्व होता चला आया है, और जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। इंडस्ट्री शिफ्ट होने की शक्ल में, एक्सपोर्ट्स कम होने की शक्ल में, महंगाई ज़्यादा होने की शक्ल में, बिजली महंगी होने की शक्ल में, ये सारी मिस प्लानिंग की वजह से हुई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अब शुरू किया है लॉन्ग टर्म बेसिस पे किया है। इसका थोड़ा टाइम लगता है, जो लॉन्ग टर्म और जो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल होते हुए
उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चलिए अभी हम उस पर भी रोशनी डालते हैं। अभी मुझे बराह रास्त जाने का कहा जा रहा है। इस वक्त गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हमारे मेहमान डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अभी तक जो सब चीज़ें थी आपने मनसूबा कोई शुरू नहीं किया, गुज़श्ता हुकूमत के मनसूबे थे। मुझे सिर्फ ये बता दें, आवाम की शिकायत ये है कि बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, सिस्टम में कितनी बिजली आप लोगों ने ऐड की है? तस्हीह कर लें कि मंसूबा शुरू नहीं किया, मंसूबे शुरू किए हैं, लेकिन जो ये कीमतें बढ़ रही हैं इनके एग्रीमेंट हमने नया कोई नहीं किया। हम जो अभी हमारे मैं आपको बताऊं कि हमने अभी जो मंसूबे शुरू किए उसके समरात आवाम तक पहुंच गए? वो अभी शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह। एक हमारा 1263 मेगावाट वाला त्रिमू वाला प्रोजेक्ट था जो ये फंसा कर चले गए थे, वो इंशाल्लाह अभी इस साल के मिड में या सितंबर तक ये शुरू हो जाएगा। 1263 मेगावाट RLNG के जो प्रोजेक्ट था, जब हम इस पे गए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इन्होंने कैसे लूट खसूट और इस तरह की चीजें की हैं। डॉक्टर साहब, अब ये ब्लेम गेम का वक्त खत्म हो चुका है, अब बातें ये पुरानी हो चुकी हैं। देखें, ब्लेम गेम नहीं है। हुकूमत आई थी तब तो ये चीज थोड़ी सी जिम्मेदारी डाल दी। मेरी सुने, 2 साल अब ब्लेम गेम नहीं है, ब्लेम गेम नहीं है। आप कंपेयर जरूर करें, ब्लेम गेम नहीं है। कंपेयर करना तो आपका हक बनता है, हमारा भी हक बनता है कि बताएं कि ये क्या कर गए थे, ये क्या कर गए थे, हमने क्या किया। अब जो 1263 मेगावाट वाला हमारा सितंबर में इंशाल्लाह उसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ये इन्होंने किया कि डॉलर्स में पेमेंट करनी थी, हमने रुपीस में करवाई। इन्होंने जो सॉवरन गारंटियां सारी ये यूज करके चले गए थे, हमने 1 रुपए की सॉवरन गारंटी नहीं दी। इन कोविड के हालात में जब 1-1 रुपया लोग खर्च करने से डरते हैं, हमने 108 अरब की बगैर सॉवरन गारंटी के ये इन्वेस्टमेंट कराई। अच्छा, इसमें देखें चीजें ये हैं कि जो हमने अभी चीजें की हैं इनका समरात आते हुए कुछ इस साल शुरू हो गए प्रोजेक्ट। हाँ जी, कि अभी हम भुगत रहे हैं। चले हम मान लेते हैं अभी पिछली हुकूमत का किया धरा बिजली का एक नया एक अलहदा बिल्कुल कि आप इसको जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो सालों के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि दिनों के नहीं होते। हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी सोलर की कि हम अगर आज शुरू करते हैं तो 3 महीने बाद हमें उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें ताख़ीर क्यों है डॉक्टर साहब? उसमें आपको बताऊं मैं 11,000 स्कूल प्राइमरी हम सोलर पर शिफ्ट कर चुके हैं, 11,000, और 2400 जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं वो हम इंशाल्लाह अगले महीने से शुरू कर रहे हैं, और जून में हम 2400 बेसिक हेल्थ यूनिट पूरे पंजाब के वो उस पर शिफ्ट कर देंगे। जून में, मार्च में शुरू करेंगे और जून में खत्म हो जाएगा ये। हमने 43 जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनको एस्को मॉडल पे बगैर 1 रुपया खर्च किए हुए, ना यूनिवर्सिटी का ना गवर्नमेंट का, कंपनी को। बहुत जबरदस्त चीजें आप बता रही हैं, बिलाशुबा ये काबिल तहसीन है। देखें जो हमारी लिमिट्स हैं, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, इन्होंने तो सारा इंपोर्टेड फ्यूल पे लगाया जिसमें ज़र मुबादला जाता था। हमने पॉलिसी आते ही चेंज की कि हम इंडिजिनस रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, जो पाकिस्तान में चीज़ें हम उनको उन नेमतों का फ़ायदा उठाएं, और उस पर हमने अभी अगले महीने हम हाइब्रिड बायोगैस और सोलर के 2 प्रोजेक्ट उनका इफ्तिताह करने लगे हैं, कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये अब चीज़ें अब रेप्लिकेट होनी है। हमने जो मिनी हाइडल के 9 पॉइंट पंजाब हुकूमत जो कर रही है उसके टेंडर हो गए, उसके टेंडर हो गए, तक इसके समरात भी पहुंचेंगे। अब अवाम को इन डिटेल से कोई लेना देना नहीं ना। मुझे सिर्फ ये बता दें, महंगी बिजली अवाम के नसीबों में है। ये इतनी जबरदस्त प्लानिंग के बावजूद भी अगर अवाम की जेब से हर महीने पैसे ज्यादा निकल रहे हैं, अल्लाह दीन का चिराग नहीं है। आप देखें, आपने दुनिया में रहना है, आपका बजट डिस्टर्ब हो रहा है, आपको खबर ये मिल रही है कि फलां मद में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, बिजली की कीमत में दुनिया में अगर रहना है ना, दुनिया में रहना है तो जो आपके एग्रीमेंट्स हैं उनको ऑनर करना पड़ता है। आप एकदम किसी से जिनके साथ एग्रीमेंट आपको विरासत में मिले हैं, आप अपना घर गिरवी रख के चली जाएं और कहें कि जी मैं पैसे नहीं देता, फिर उनको गिरवी करवा दें, घर भी खाली कर दें। अब तो उन्हीं जो हमारे पास अवेलेबल सर्कमस्टांसेज हैं उनके अंदर रहकर हमने परफॉर्म करना है। गो मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये 30 साल हमारी कौम भी सोई पड़ी रही है, हमारा मीडिया भी सोया पड़ा रहा।
सर मीडिया हमेशा जागता रहा है, मीडिया हर चीज सामने लेकर आता है। मेरा ये एक सवाल है, एक मिनट, अगर आईपीपीज को ये तो इनके मुआहदे हुए थे, हमें क्या फर्क पड़ता था कि हम उसको ना छेड़ते। हमने तो उनको यहाँ से पकड़ा हुआ है कि आओ जी प्रॉफिट कम करो, आप पहले कौम को लूट के लेके गए हो। ये करे कोई और भुगते कोई, ये कैसा तरीकाकार है? जिन्होंने किया है कम अज कम उनको तो आज एक्सपोज करें ना। हम जो सहूलत देना रियासत की रिस्पांसिबिलिटी है। देखिए सवाल मेरा ये साल जो हमारा है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था, कोरोना का, पूरी दुनिया जाम थी, पूरी दुनिया। अच्छा, मैं सिर्फ सॉरी टू से ना सिर्फ कोरोना का बल्कि हर लिहाज से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों के पास महंगाई इस कदर है। आप कंपेयर करें ना इकोनॉमीज, जो दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमीज और पाकिस्तान की इकोनॉमी को, आप उसका तो क्रेडिट दे ना कि किस तरह हमने उसको मैनेज करके। आप देखिए, उम्मीद भी तो नजर आनी चाहिए ना। और अच्छी उम्मीद मैं आपको बताता हूं, महंगाई नजर आ रही है, हर महीने आपका पेट्रोल महंगा हो गया, हर महीने आपके बिजली की कीमत में अच्छी चीजें है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इंशाल्लाह एक एक रुपया इस कौम की अमानत है, किसी को खयानत नहीं करने देंगे, एक एक रुपया। दूसरी बात, आपको देखें कि हम दिसंबर तक इस सूबे को हेल्थ इंश्योरेंस सूबा KPK मुकम्मल हो गया है, ये सूबा इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, बिलो 30 उनका जो स्कोर आ रहा है, उनको एहसास प्रोग्राम के तहत पूरी हर चीज़ की फैसिलिटीज इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी। अब फ़र्क ये है कि जो PC वाला है वो भी होटल अपना आटा लेता है एक रेट पे और गरीब को भी उसी रेट पे मिलता है। वी हैव टू मेक द मतलब डिफरेंस, हम उनको डिफरेंस करके जो डिप्राइव्ड तबका है इंशाल्लाह उनको हम एड्रेस करने जा रहे हैं। और इस साल के एंड तक आप जल्दी होता हुआ नजर आए। इस साल के एंड तक आप देखें कि बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, इतना जुल्म ना करें, 11 महीने और इंतजार ना करें। 30 साल तो आपने बर्बाद होते चुप करके बैठे रहे हैं, अब 11 महीने तो सब्र करना पड़ेगा ना। 30 साल जब कौम चुप करके सोई रही है, डाके पड़ते रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमने बिल भी अभी ज्यादा देने हैं, हमने अभी महंगाई भी बर्दाश्त करनी है। डाके जब मुल्क में पड़ते रहे हैं, लोग जायदादें बाहर जाकर बनाते रहे हैं, एवन फीड से लोग मुकर कर फिर आते रहे हैं, और फिर यहाँ से भी अभी भी एक बारी फिर शेर के नारे लगते रहे हैं। तो उस वक्त कौम को सोचना चाहिए था ना। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, मैंने आपसे पूछना है कि ये जो बिजली हर महीने महंगी होती है, क्यों होती है? ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे सामने ये मिसालें रही हैं, हमेशा से देखते भी आ रहे हैं कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है बिल कम आना शुरू हो जाते थे, बिजली के, गैस के बिल ज़्यादा आना शुरू हो जाते थे। अब ये चीज़ें भी इम्पैक्ट मौसम का भी ख़त्म होता जा रहा है, गर्मी हो सर्दी हो बिजली के बिल ज़्यादा ही आने हैं। ये जो हर महीने बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? आप ही आवाम को समझा दें। देखिए, मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं, ये जो एग्रीमेंट किए कराए हमें विरासत में मिले हैं। इस दफ़ा भी 2 रुपए 30 पैसे 35 पैसे उनकी जो एग्रीमेंट ये करके गए थे उसके मुताबिक बढ़ाने थे। ये हमने कोई नया एग्रीमेंट नहीं किया। अच्छा, ये उन एग्रीमेंट का हिस्सा था कि हर महीने बिजली की कीमत में एक दफा क्यों नहीं कर दिया जाता? देखिए, एक दफा नहीं है ना, इनकी जो एग्रीमेंट्स होते हैं, मैं आपको कहेंगे तो मैं उनकी कॉपी भी फेडरल हुकूमत से मंगवा के दे दूंगा कि जो चीज़ें ये करके गए हैं, अब उस पर हम उनके दरमियान रहते हुए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ कम प्रेशर डालें अवाम पर। लेकिन जो ये चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं, आपके घर पे कर्जा अगर मिलता है तो आप घर तो नहीं बेच सकते ना, तो आप कर्जा उतारने की कोशिश करते हैं, कैसे करना है, हमने कोई खर्चे कम करने हैं, कहीं से पकड़ धकड़ करनी है। आप तो एक चीज़ और आप कौम को समझने की ज़रूरत है कि $5 अरब तो आपके फॉरेन रिजर्व थे जब ये हुकूमत आई, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका था, आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब इन चीज़ों को जब एड्रेस कर लिया, इकोनॉमिकल इंडिकेटर जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो आपको बता रही हैं कि इकोनॉमिकल इंडिकेटर बेहतर हुए हैं, इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंडिकेटर अगर बेहतर हुए हैं, मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ ना, आम आदमी इस टाइम का कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, किस तरह से सफ़र कर रहा है। आप आम आदमी ये कहता है दालें वो नहीं खा सकते हैं, सब्जियां वो नहीं खरीद सकते हैं,
आटा चीनी के हालात आपके सामने हैं। चीनी का स्कैंडल कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ चला गया, किसी को कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद हर रोज़ हर महीने आपको पेट्रोल की कीमत में इजाफा। अब आम आदमी को क्या लगे कि आपके मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जब आम आदमी को हमेशा हर महीने यही पता चलेगा कि अब उसका बजट, इतनी सैलरी थी और अब इतने पैसे उसको अपनी ग्रोसरी की मद में ज्यादा लगाने हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। बिल्कुल एग्रीड, आपकी इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि आम आदमी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बजट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप देखें जब पैसा जिस तेज़ी से बाहर जा रहा था तो और मुल्क कितनी तेज़ी से पीछे आ रहा था, आपने FATF में ये मुल्क डाल कर दे के गए थे कि ब्लैक लिस्ट में ये डलने वाला था मुल्क। अब FATF को आपने ख़त्म करवाया, अभी मेरे ख्याल अभी चंद महीनों बाद वो मेरे ख्याल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा ग्रे से। अब इसके अलावा आप देखें कि इन्होंने जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, आप जो मनी लॉन्ड्रिंग जिस तेज़ी से होती थी उसके खिलाफ हमने कितनी शद्दोमत से पार्लियामेंट में और इन लोगों को कन्विंस करने के लिए, अब मैं वही कह रहा हूँ। अब देखें जो चीज़ें हैं, मैं अलादीन का चिराग तो नहीं कि बटन लगाएं और ऑन हो जाए और ऑफ हो जाए, सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ। हम कोई टेम्परेरी इनकी तरह कर्जे, हमारे पास एक हाल था बेहतरीन, इनकी तरह हम कर्जे लेते, खुद भी खाते और आवाम को भी वक्ती तौर पे खुश कर देते कि जी ये सस्ती हो गई, ये। लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर मुल्कों ने सरवाइव करना है, उनकी बेस बनानी चाहिए। बेस आपकी बन गई है, इंशाल्लाह इस साल इसके जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो पब्लिक पर आना शुरू हो जाएगा। अगले प्रोग्रामों में जब आएंगे इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि हम ये करके आए बैठे हैं। आपको मैंने बताया कि दिसंबर तक पंजाब को हेल्थ इंश्योरेंस एक एक बंदे को, अमीर गरीब को मिलेगा। जब आपका हेल्थ का बजट बचना शुरू हो जाएगा तो उस पर आपका बजट पे रिलीफ आएगा। जो डिप्राइव्ड, जो पावर्टी बिलो 30 के स्कोर के करीब हैं, उनको एहसास प्रोग्राम के साथ हम डायरेक्ट अप्रोच दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे गर्मियां आ रही हैं, हाँ तो लोड शेडिंग तो भूल गए। लोड शेडिंग नहीं है, अब एकदम लोड शेडिंग नहीं है, लोड शेडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सस्ती बिजली का मसला है, लोड शेडिंग नहीं है। अब मैं अब आगे भी नहीं होने वाली है, लोड शेडिंग आगे नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी। महंगी बिजली मसला है, लोड शेडिंग इशू नहीं है। हमने जो आके जो पॉलिसी चेंज किया कि हम तो लोगों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। और अभी एक जो चीज़ चल रही है ना बड़ी, अगर बाकी सूबे मान जाएं, पंजाब तो इस चीज़ पर एग्री है कि लाइन लॉसेस पंजाब में 12% से ज़्यादा नहीं है, सिंध वालों के 35-40% हैं, KPK वालों के इनसे ज़्यादा हैं। अब फेडरल हुकूमत तो कह रही है कि अपनी अपनी डिस्को संभालो और ख़ुद मैनेज करो। पंजाब तैयार बैठा है कि दें, हम संभालने के लिए तैयार हैं। अब जो शोर वावेला करते हैं, पब्लिक का रोना रोते हैं, वो अब उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते। अब चीज़ें, मतलब है हमने इसी मुल्क में रहना है, पूरे मुल्क को इकट्ठा लेकर चलना है। अब किसी की बुराइयां हम कहें कि ये नहीं कर रहा है तो हम भी अपना छोड़ दें, हम उस पर परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो मेरा एक ईमान है कि इमरान खान का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, ना उसने फैक्ट्रियाँ बनानी है, ना बैंक बैलेंस बनाना, ना उसको अपने बच्चों की फीसों का फिक्र है। और वाहिद वज़ीर आज़म है जिसका कोई रिश्तेदार इक़्तिदार में नहीं बैठा। इस टाइम और देखिए वो बिल्कुल, अब जो हम ये जो एजुकेशन सिस्टम की जो ओवरहालिंग कर रहे हैं, हम हेल्थ सिस्टम की ओवरहालिंग कर रहे हैं, हम जो कॉमन लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उनको, जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को इतना हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोगों को बगैर सिफारिश के और कर्जे घर बैठे मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको थोड़ा जब रिज़ल्ट आता है तो टाइम लगता है। मैं आपके तवज्जो से इंशाल्लाह मुझे अपने वज़ीर आज़म पर अल्लाह पाक पे टाइम लगता है। अवाम जो है वो अब उम्मीदों पे नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आगे की प्लानिंग क्या है, सिस्टम में कितनी बिजली ऐड की जाएगी, क्योंकि अब मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि वो बातें बहुत पुरानी लगने लग गई हैं कि कभी लोड शेडिंग होती थी, लोगों ने अपने UPS वगैरह मेरे ख्याल से अब रख दी हुए हैं साइड पे। अब गर्मियों में हमें लोड शेडिंग का अज़ाब तो नहीं भुगतना पड़ेगा, फिर महंगी बिजली मजीद तो नहीं हो जाएगी, फिर अगर लोड शेडिंग नहीं होती बिजली इतनी महंगी हो जाती। मैंने आते ही ना एक नारा लगाया था, पहले हम सुनते थे कि बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। मैं अब कहता हूं कि बिजली बनाइए अपने लिए, कौम के लिए। आपकी घरों की छतों पर ये सोलर का इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आई हुई है, ये कोरोना की वजह से हमारा इंडस्ट्री ये एस्टेब्लिश नहीं हो सकी, मैन्युफैक्चरिंग। मैं चाइना गया था, स्पेशली उन लोगों को इनवाइट करके आया था कि आए यहाँ पर सोलर बनाएं, और हम लोगों को बैंकों के ज़रिए
आसान शराइत पर कर्जे देंगे जो कम अज़ कम बिजली की बिल की मद में आधे पैसे उनको बचेंगे और आधे वो बैंक का कर्जा भी अच्छा उतार डॉक्टर साहब, सकेंगे। ये चीजें भी ये हम ही चीजें ने ना हाँ लोगों जी, में आम करनी है ना, इस हाँ चीज जी। को लेकर चलना है, तो लोगों को गाइड कैसे अब मैं किया आपको जाएगा, बता ये रहा शऊर हूँ, कैसे जो बेदार किया जाएगा? हमारे पंजाब के तकरीबन 95,000 पब्लिक कनेक्शंस हैं। मोस्टली ऐसे कनेक्शन हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं, जहाँ दिन दिन को काम होता है। हम इसको बेहतरीन तरीके से सोलर पर शिफ्ट करके उसको उससे बिजली भी बना सकते हैं और सेविंग भी कर सकते हैं। इनका ऑन द पैरेलल हैंड जो है हम लोगों को भी इंडिपेंडेंट कर रहे हैं कि आए बैंक्स का जो 2% रिन्यूएबल एनर्जी पे लोन फिक्स है वो बैंक्स उनको ये सहूलत दें और लोग अपने वहाँ पर सोलर लगवाएं ताकि उनका जो बिजली का जो प्रेशर है वो कम हो, और ना सिर्फ कम हो बल्कि वो सिस्टम में नेट बचत भी मीटरिंग के होगी तो जरिए सिस्टम शामिल में। कर डॉक्टर सकें। साहब, कचरे से बिजली क्यों नहीं हम उस जी तरह से बिल्कुल, बना पा रहे हैं? अब इतना दो कचरा लाहौर में था, उसमें कुछ इस्तेमाल कर लेते। दो हमने MOU साइन कर लिए हुए हैं। एक जो है ना पिंडी का कर लिया हुआ है, वो कंपनी आई हुई है, उन पे अपनी ऑन ग्राउंड फिजिकली उन्होंने काम भी शुरू कर दिया, और लाहौर का है। अल्टीमेटली हमने जो 9 कॉरपोरेशंस हैं पंजाब की, उनको हमने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे लेकर जाना है। और कई बहुत सारी कंपनियां आई हैं जो कोरोना की वजह से आपको पता है कि आमदोरफ्त बंद थी पूरी दुनिया से, अभी भी कोई इतनी फ्री नहीं है, तो उनके बावजूद कोई काफ़ी सारी कंपनीज आई हुई हैं जो इसमें इंटरेस्ट शो कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ये भी, इस पे भी जल्दी काम शुरू हो चलिए जाएगा। जी, हम दुआ गो हैं हालात बेहतर हों, क्योंकि इसका अल्टीमेटली असर होगा आम आवाम पर, आम आवाम की बेहतरी होगी और वही सुख का सांस ले सकेंगे। स्टूडियोज में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वो कहा जाता है कि प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए तोहफे तहाइफ देने की रिवायत जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त रिवायत भी है। कोई भी दौर हो, जितना मर्जी हम कह दें कि वक्त जो है वो चेंज हो चुका है, ज़माना मॉडर्न हो चुका है, ये वो चीज़ें हैं जो कि मोहब्बत के इजहार के लिए हमेशा से इस्तेमाल की जाती हैं, और मेरे ख्याल से इससे बढ़कर कोई और तरीका हो भी नहीं सकता कि आपने किसी को स्पेशल फील कराना है तो कुछ स्पेशल अंदाज होना चाहिए। तो अब जैसे ज़माना नया आया है, चीज़ें जो हैं वो हमने देखा कि एक बिल्कुल नए रंग के साथ सामने आई हैं, तो ये तोहफे तहाइफ देना, किसी को स्पेशल फील कराना, इसका भी एक नया अंदाज जो है वो हमेशा की तरह सामने आ गया है। तो वो पहले आपको दिखाते हैं नया अंदाज, फिर इस पर बात भी करते हैं। तो ये आपने देखे बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स बने हैं जो आप अपने प्यारों को दे सकते हैं किसी भी स्पेशल इवेंट पे। कि बर्थडे पार्टीज होती हैं, शादी के इवेंट्स होते हैं, फिर आपने जब भी किसी को मनाना है तो उस हिसाब से भी आप दे सकते हैं। खैर, ये वो ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ज़बरदस्त गिफ्ट हैं जो कि कस्टमाइज आजकल लोग बना रहे हैं, और जो लोग ये बना रहे हैं असल में जो इसके बिहाइंड सीन के होते हैं, उनकी मेहनत जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हैंडमेड आर्टिस्ट हैं सोफिया रफीक ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। बहुत ही अमेजिंग काम है, सीरियसली मैं तो फ़ैन हो गई हूँ आपकी। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आइडियाज़ जो है ना लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाता हाँ है, जी। क्योंकि हर तरफ लोग चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट, कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो ये डिफरेंट और स्पेशल के चक्कर में आपके लिए आइडिया निकालना बहुत मुश्किल हो हाँ जाता है। कैसे स्टार्ट किया? स्टार्ट ऐसे ही किया कि मतलब बचपन से मतलब बहुत शौक था, फ्रेंड्स के लिए बनाती थी इस तरह छोटी छोटी चीज़ें। मुझे अच्छा नहीं लगता था बाजार से जाके कोई चीज़ें ना जो कोई भी खरीद सकता है। तो इसी तरह मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। तो उनकी मदद के लिए आई जस्ट स्टार्टेड। मैंने यूजुअली तो फ्रेंड्स के लिए बनाना शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से इट ग्रू एंड ऑर्डर्स आने लग गए, और फिर इस तरह के। अच्छा, अब मैंने जैसे कि कहा कि लोग कस्टमाइज चीज़ें बनवाते हैं, आपका भी हमने काम दिखाया, पिक्चर्स भी हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐड की हैं। अब आइडियाज़ आपके अपने होते हैं या आपका कस्टमर भी आपको आइडिया देता है कि वो ये चीज़ें चाह रहे हैं? बहुत ज़्यादा आइडियाज़ कस्टमर से आते हैं, मतलब हम उनको बहुत ज़्यादा इंगेज करते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, सरप्राइज बॉक्स का आइडिया वाज फ्रॉम अ कस्टमर ने मुझे कहा कि मुझे कुछ पॉपअप सा चाहिए, तो मतलब मैंने रिसर्च की बहुत ज़्यादा, फिर उनके साथ मतलब मिल मिला के फिर फाइनली प्रोडक्ट बनता है। सही। तो और ये प्रोडक्ट्स बनाने में कितना टाइम आपको लगता है? टाइम वेरी करता है बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि मतलब इवन इन कॉस्ट हम लोग वो चीज़ तो काउंट ही नहीं करते कितना टाइम लग रहा है सब कुछ। तो हर चीज़ में कस्टमाइजेशन होती है। शुरू होता है पहले आपने बात करनी होती है हर किसी से, तो 1-2 घंटे बंदे से बात करो, वहाँ से शुरू होता है। फिर उनकी तस्वीरें आएँ, वो प्रिंट होंगी, कटेंगी, फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बनेगा। साथ साथ उनको रखना है कि अच्छा ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है।
तो जाहिर है हर चीज़ में बहुत मतलब टाइम तो अच्छा, अब जैसे हमारे देखने वाले हैं, अगर किसी को कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं कस्टमाइज लोग बनवा सकते हैं, आइडियाज़ आप शेयर करना चाहें तो? आइडियाज़ हमारे पास होते हैं बर्थडेज के लिए, जिस तरह हमारा एक सरप्राइज बॉक्स है, वो मतलब बॉक्स खुलता है, बलून ये निकल सरप्राइज बॉक्स मेरे सामने है, वो भी मैं अपने नाजरीन को दिखाऊंगी, लेकिन ये भी बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। मैं ज़रूर वसीम से कहूँगी कि इसको क्लोज करके दिखाएं, क्योंकि इस पे बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर्स हैं। आप तमाम जो डिफरेंट मोमेंट्स हैं वो आप इसमें कैच कर सकते हैं। मुझे बताएं इसका आइडिया क्या है? इसका आइडिया ये कि यूजुअली लोग तस्वीरों में ही आपकी सारी मेमोरीज हैं, आपकी सारी मतलब ज़िंदगी है उस तरह से, तो ये है कि आप एक तस्वीर देने के बजाय या एक कोई कार्ड देने के बजाय अगर आप सारी अपनी 12 इसमें तस्वीरें हैं तो आप अपनी सारी तस्वीरें टुगेदर करें, फिर एक क्यूट सा आप कैप्शन लिखवा लेते हैं लोग, जिस तरह मेमोरीज है या हैप्पी बर्थडे का साइन। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब इस पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है, मुझे कुछ उसके बारे में भी बताइएगा। वुड भी है, इसका फ्रेम बहुत ज़बरदस्त है, मतलब क्वालिटी वाइज भी आई मस्ट से कि बहुत ही ज़बरदस्त है। जी, ये क्वालिटी तो कंट्रोल करना मतलब मैं, क्योंकि मैं आई वुड नेवर गिफ्ट समथिंग टू समबडी जो मैं खुद मतलब किसी कस्टमर को भी ना दूं, किसी मतलब फ्रेंड को भी ना दूं, तो उस तरह से हम जाके मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगहों से जाके हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल लेते हैं, और फिर मतलब मैं एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को दिखाती हूँ, और फिर आपने सोफिया मुझे बताना है कि इस पे क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने इस्तेमाल की हुई हैं पिक्चर्स के अलावा। इसमें क्या क्या चीज़ें? इसमें पहले तो आपका पीछे जूट का बैकग्राउंड आया हुआ है, वो जूट का कपड़ा है, वो फ्रेम बनता है, फ्रेम पे कार्डबोर्ड लगा हुआ है, फिर आपके पास ऊपर रोप्स लगी हुई हैं, ये डिफरेंट जगहों से मतलब एक्वायर हुई हैं सारी चीज़ें। फिर आप पैक्स जाके लेते हो, पैक्स ये कराची से आते हैं, और फिर मतलब ये जो ऊपर क्या नाम है आर्ट वर्क जो सनफ्लावर्स हैं, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं और फिर प्रिंट करवाए हुए हैं, तो फिर कट होते हैं, फिर मतलब हर किसी का बेसिकली हर कस्टमर डिफरेंट एक मैसेज लिखवाता है ऑन टॉप। फिर ये सारी तस्वीरें जो है लोग भेजते हैं, लेकिन फिर ये मतलब दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, जो ये पोलराइड्स होती हैं, तो फिर ये प्रिंट होती हैं, फिर कटती हैं फिर। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें क्या आपकी कोई हेल्प भी करता है, क्योंकि प्रिंट कराना, कटिंग करना, ड्राइंग करना, ये बहुत लंबा काम है ना? इनिशियली तो मैंने खुद ही शुरू किया था, मतलब जब बहुत स्मॉल स्केल पे था, फिर मतलब क्वारंटीन वगैरह में तो मतलब माय मॉम हेल्प्स मी, मेरी खाला भी करती हैं, मेरा भाई भी करता है, तो अब नाउ इट्स सॉर्ट ऑफ ग्रोन इनटू अ फैमिली बिजनेस। अच्छा, इसके अलावा फ्लावर्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा से हमने देखा है कि लोगों की अट्रैक्शन उसमें रहती है, तो उसके साथ किस तरह से प्ले किया जा सकता है? उसमें अगर आप कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाह रहे हैं, उसमें बलून भी ऐड होते हैं, चॉकलेट्स भी होती हैं, फ्लावर भी, तो वो मुझे बताइएगा। फ्लावर्स का ये है कि फ्लावर्स आप किसी भी चीज़ में, हमारे सरप्राइज बॉक्सेस में भी हम फ्लावर्स इंक्लूड कर देते हैं। हम लोग जो हमारी ट्रेज होती हैं उसमें भी, ट्रेज में हर चीज़ आ जाती है, आप ऑलरेडी फ्रेम भी रख लो, आप फ्लावर्स भी रख लो, तो फ्लावर्स एक बहुत फ्रेश एलिमेंट, एक बहुत मतलब उस तरह से स्पेशल एलिमेंट भी आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सरप्राइज बॉक्स में आप कस्टमर से पूछ लेती हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है? हमारा एक बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म है, तो कि मतलब लोग फिल करते हैं कि अच्छा उनको बाहर क्या मैसेज चाहिए, अंदर क्या मैसेज चाहिए, कलर ऑफ लिड क्या होगा, कलर ऑफ बलून क्या होगा, कार्ड्स कौन से उनको चाहिए, कार्ड्स में मैसेजेस कौन से चाहिए, तो फिर हमारा केक होता है, वो केक डलता है इसके अंदर, फिर केक पे क्या मैसेज है, हर चीज़ मतलब पूछनी पड़ती है। अच्छा, ये बॉक्स तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ साथ कस्टमाइज चीज़ें जब भी आपने बनवानी होती हैं तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी नहीं बनवा पाते, शौक भी लोगों को बहुत होता है कि ये एक्सपेंसिव बहुत हो जाता है, क्यों है ऐसा? कस्टमाइज का ये चाहिए कि वही ना, आपको एक तो बात टाइम बहुत कंज्यूम, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और फिर होलसेल नहीं आप कर सकते, जिस तरह ये डब्बे में किसी से बनवा नहीं सकती, हर डब्बा हर कस्टमर के लिए अलग बनना है, तो फिर चीज़ें उसकी अलग आनी है, तस्वीरें अलग आनी है, तो जाहिर है, और फिर मतलब बंदे की पर्सनल एफर्ट है, अगर इसकी चीज़ें भी अगर मुझे मिल जाएंगी, लेकिन अब मुझे 3-4 घंटे उस पर लग रहे हैं, तो वो तो आप अकाउंट फॉर भी नहीं करते, तो उस तरह से जाहिर है कस्टमाइज चीज़ों का ये तो एक एज भी होता है, और एक ये भी उस तरह से है कि एक्सपेंसिव हो जाती हैं, लेकिन वी ट्राई टू कीप इट एज मिनिमम एज पॉसिबल सो दैट पीपल कैन अफोर्ड इट। सही, ये ज़रूरी है। अच्छा, बास्केट्स में भी हम देखते हैं, ये तो सरप्राइज बॉक्स है, इसमें तो जब आप खोलेंगे तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा। बास्केट्स में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस क्या क्या होती हैं बास्केट्स के अलावा? बास्केट्स हम लोग बास्केट्स से थोड़ा सा हट के हमने ट्रेज बनाई हुई हैं, क्योंकि बास्केट्स हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, काफ़ी देर से हो रही हैं, तो हमारी एक ट्रे होती है इसी तरह की, मतलब वाइट कलर की ना बेस होगी, उस पर राउंड रैपिंग पेपर लगा होगा, और उसमें इस तरह की चीज़ें हम सारी असॉर्ट करके, तो उस पर बलून आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं। अच्छा, किन किन चीज़ों की एडिशन की जाती है? चॉकलेट्स होती हैं, बलून्स होते हैं, हमारी अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस तरह से होती हैं कि फ्रेम्स लोग डलवा लेते हैं, इसका एक पोलराइड फ्रेम के भी डिफरेंट साइजेस हैं, तो वो लोग डलवा लेते हैं। हमारे जर्नल्स हैं, मैं जर्नल्स पे हैंड पेंट करती हूँ, तो वो लोग इंक्लूड करवा लेते हैं, चॉकलेट्स तो करवा ही लेते हैं। फिर हमारा अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कस्टमाइज चीज़ अगर आपने किसी ने बनवानी है, हमारे देखने वाले हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए ऑर्डर देने के लिए? कितने टाइम में आपका ऑर्डर रेडी होता है? हमने तो कुछ ऑर्डर्स लिटरली सुबह 12 बजे ऑर्डर आया तो 5 बजे ऑर्डर पहुंचाया हुआ भी है, लेकिन हम लोग मतलब प्रेफर करते हैं कि हमें इनफ टाइम मिले, क्योंकि जाहिर है जब टाइम कंस्ट्रेंट होता है हमारे पे भी बर्डन आ जाता है, और फिर मतलब एरर का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। सही, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से इवेंट ऐसे हैं जिस पर आप ऐसे सरप्राइज बॉक्स, ऐसे पिक्चर्स
अपने घर में किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, कौन कौन से हमारे तो मतलब हमें तो ब्राइड टू बी के बॉक्सेस आते हैं कि ग्रेजुएशन के आते हैं, बर्थडेज के तो आते ही हैं, एनिवर्सरी के, अब जैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है या कोई फादर्स डे पे बहुत ज़्यादा थे, मदर्स डे पे, हर लोग आई थिंक पीपल शुड सेलिब्रेट पीपल फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल, और खुशियाँ सेलिब्रेट करनी भी चाहिए और कुछ डिफरेंट अंदाज में सभी लोग करना चाहते हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और फिर हम आएंगे सरप्राइज बॉक्स की तरफ। अगर कोई बनवाना चाह रहा है तो इसमें क्या है वो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सोफिया हमारे साथ मौजूद हैं और अब हमने आना है इस सरप्राइज़ बॉक्स की तरफ। अगर कोई बनवाना चाह रहा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये बॉक्स मेरे सामने है जी। मैं आपको खोल के ज़रूर ये बॉक्स दिखा देती हूँ, फिर इसकी कुछ डिटेल्स हम सोफिया से पूछेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है। जी तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप सरप्राइज़ बॉक्स। सोफिया मुझे बताइएगा क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। इसमें अभी तो हमारे पास कार्ड्स हैं, एक पेंटेड हैंड पेंटेड कैनवस है, हमारे पास एक जर्नल है, एक प्लानर है, कार्ड्स हैं, फ़ोटो फ्रेम है और एक मेसन जार है, उसमें इस तरह 25 रीजंस आई लव मैंने डाले हुए हैं। तो वो ये है कि इसमें डिफरेंट चीज़ें, हमारा एक ब्राउनी केक है वो बहुत फेमस, लोगों को बड़ा पसंद आता है, तो वो इसमें डल सकता है, फ्रेम्स डलते हैं, ये कार्ड्स आपके कस्टमाइज कार्ड्स होते हैं, मतलब हैंड रिटन मैसेजेस हम लिखते हैं लोग, वो भी और ये हैंड रिटन नोट्स तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अच्छा, ये कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये क्या चीज़ें हैं, मुझे इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये शीट्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन फोम बोर्ड कहते हैं इनको, तो ये बहुत मोटी शीट्स हैं क्योंकि लोग यूजुअली समझते हैं कि चार्ट पेपर का बना हुआ है कुछ इस तरह का, तो बहुत स्टर्डी सा जैसा देख सकती हैं, यानी ये खराब नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही, तो इसके लिए मुझे बताइएगा पिक्चर्स वगैरह जो आपने सिलेक्ट की हैं, इनको पैच किस तरह से करना है, किसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, साइज पिक्चर्स का क्या होना चाहिए, आप खुद डिसाइड करते हैं? जी, हमारी शीट्स होती हैं, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि पिक्चर्स प्रिंट होके आएंगी, फिर वो आती हैं, फिर कटिंग होती है, फिर हम शीट्स पे लगाते हैं, पहले प्लेसमेंट होती है, फिर चेंज राउंड करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से जो फ्रंट पेज है। और ये अकॉर्डिंग टू इवेंट आप इसका थीम डिसाइड करते हैं कि कलर्स क्या होने चाहिए, या फिर आपका कस्टमर भी बता देता है कि वो ये चीजें ऐड करना चाहते हैं? डिपेंड, अब जैसे वैलेंटाइंस डे का होगा तो रेड की तरफ चले जाएंगे, फादर्स डे था तो हम ब्लूज में चले गए थे, तो अब यूजुअली कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे येलो बहुत फेमस, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, तो कस्टमर वही फॉर्म अगर फिल करेंगे वो हमें बताते हैं हर चीज़। सही, तो मुझे फीडबैक बताइएगा कैसा मिलता है और लोग पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा लोगों का यही होता है कि हमें तो हर किसी को, हमें तो हर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजती हूँ जो भी लोगों की फीडबैक आती है, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये सरप्राइज बॉक्स अगर कोई डिफरेंट इससे कुछ करना चाह रहा है तो इससे डिफरेंट इसमें क्या हो सकता है, वो भी हमारे नाज़रीन को बता दें। हाँ जी, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन डिफरेंट करते हैं, कुछ स्पाइडरमैन थीम बनाएंगे, गोल्फ थीम बनाएंगे कि किसी के हस्बैंड को गोल्फ पसंद है तो हमने पूरा गोल्फ कोर्स अंदर बनाया, डिज़ाइन करवाया, किसी ने एक रोड मैप बनाया ऑफ देयर जर्नी, तो वो भी मतलब हैंड पेंट होता है, सब कुछ होता है, तो बहुत लोग कस्टमाइज। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको आइडियाज़ चाहिए तो इंस्टाग्राम पे पेज आप विजिट कर सकते हैं, thoughtbox.pk के नाम से ये पेज है जिस पर आपको बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ मिलेंगे। वहाँ पर आपको हमारी मेहमान भी मिलेंगी सोफिया, जो कि ज़बरदस्त तरीके से अपने काम को जो है वो लेकर चल रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग काम इनका वहाँ पर अवेलेबल है। मुझे ये बताएं, वो लोग जो कि इस तरफ आना चाह रहे हैं, कुछ नया कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं और इस वजह से नहीं कर पाते कि अच्छा ये चीज़ें जो है बहुत टाइम टेकिंग भी हैं और इस पे हर रोज़ हमें कुछ नया करना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? टाइम तो लगेगा, आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, वरना वो चीज़ उस तरह की नहीं बनेगी जिस तरह की आप चाह रहे हैं, किसी को पसंद आएगी। लेकिन आई वुड से कि यहाँ पे बहुत, इसमें बहुत एवेन्यू है टू एक्सप्लोर राइट नाउ, क्योंकि इतना तो पेजेस नहीं है जो डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, तो वही आप रिसर्च करो, आप अपना ओरिजिनल एक आपका एस्थेटिक होना चाहिए, यू नो, जो कि दैट स्पीक्स टू पीपल। मतलब अब लोगों को पता है, लोग मुझे कहेंगे आप बना दें, आप अच्छा बना देंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता कि क्या करना है, बस आप बना दें। तो उस तरह से होता है कि आई थिंक आपको अपनी आइडेंटिटी का पहले पता होना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, काम को एंजॉय करती हैं, ऐसा तो नहीं होता कि थक गई आज तो मैं, मुझे नहीं, अब इससे ज्यादा मैंने दोबारा ये वाला बॉक्स नहीं बनाना कभी। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। आगे जी, यानी हमेशा काम को आप एंजॉय करके करें तो आप कुछ नया भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपना काम भी कर सकते हैं। मैं तो बल्कि बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ जब कोई कस्टमर बता रहा होता है साथ साथ उनके ना कि चाहिए बनाना है, अभी बनाना है। फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि अभी तो इस पे इस तरह ही रखना है, क्योंकि अब ये कि शॉप खोलने का ये कि बहुत कस्टमाइज्ड है, तो पीपल विल हैव टू कम वेट, तो ऑनलाइन इट्स बेटर कि वो पहले से ऑर्डर दे देते हैं तो हम बना के रख देते हैं। उसके अलावा अभी तो मैंने मेडिकल थोड़ा सा परस्यू करना है, तो फाइनल ईयर में हूँ। सही जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच, विश गुड लक, बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग काम आप कर रही हैं, तो हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहे, लोगों को पसंद आता रहे और इसी तरह से आप जो है हंसती मुस्कुराती, ये क्योंकि खुशियाँ बिखेरने का एक जरिया होता है मेरे ख्याल से।
तो ये काम अगर आप कर रही हैं तो इसका सवाब आपको भी पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अगर आपने इस तरह से कस्टमाइज गिफ्ट्स बनवाने हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग आइडिया के साथ, सोफिया भी आपको आइडिया दे सकती हैं, आपका अपना आइडिया भी हो सकता है जिस पर आपके लिए ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट जो है वो रेडी हो सकता है। आप पेज विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसा कि मैंने कहा थॉट बॉक्स के नाम से ये पेज है, उस पर आपको ज़बरदस्त आइडियाज़ मिल सकते हैं। तोहफे तहाइफ क्योंकि मोहब्बत का ज़रिया होते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ाते हैं, तो ये सिलसिला इसी तरह से चलते रहना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचा, अपने इख्तिताम को, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।